बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या जीसीसी टूट रही है? यूएई ने नया इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। कुवैत चोटी कॉन्फ्रेंस वक्त से पहले खत्म। शेख तमीम के सिवा दूसरे हुक्मरानों ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट में दावा। अरब लीग और ओआईसी की मीटिंग्स। यरूशलेम को इस्राएली दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ वार्निंग। तैयब एर्दोगान ने कहा यरूशलेम रेड लाइन है। इस्राएल के साथ ताल्लुकात तोड़ने की धमकी। कई मुल्कों ने किया ट्रंप को खबरदार। सऊदी अरब और इस्राएल मुश्तरका फौजी हेडक्वार्टर कायम करें। सीआईए चीफ ने दिया मशवरा, कहा फासले कम हुए हैं। हसन रूहानी ने इस्राएल के साथ मुस्लिम मुल्कों के ताल्लुकात को शर्मनाक बताया। कहा यमनी जारे ताकतों को पछताने पर मजबूर करेंगे। अल-हुसी लीडर ने कहा सालेह की साजिश से यमन की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया था। हादी ने अवाम से कहा बागियों के खिलाफ उठ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड मुमकिन नहीं है। दिल्ली टेस्ट पर हिंदुस्तान का शिकंजा मजबूत। श्रीलंका ने 379 का पीछा करते हुए 31 पर 3 विकेट खो दिए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। खबर है कि अमेरिका ने इसराइल में अपना सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला मुलतवी कर दिया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में व्हाइट हाउस तर्जुमान के हवाले से यह दावा किया गया। ट्रंप के साथ सफर करने वाले व्हाइट हाउस के तर्जुमान होगन गैडली ने रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला कुछ दिनों के लिए मुलतवी किया गया। अरब लीग की एक हंगामी मीटिंग काहिरा में हुई, जिसमें अमेरिका की तरफ से यरूशलेम या अल-कुद्स को इस्राएल का दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ खबरदार किया गया। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के एक नुमाइंदे ने कहा कि फलस्तीनी क़यादत इस सिलसिले में अमेरिका से बातचीत कर रही है। अल-कुद्स या यरूशलेम इसराइल फलस्तीन मसले में काफ़ी हसास हैसियत रखता है। इसराइल का दावा है कि यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होना चाहिए, जिस पर उसने 1967 की जंग में कब्जा किया था। दूसरी तरफ फलस्तीनी कहते हैं कि उनकी मुस्तकबिल की रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स या यरूशलेम ही होगा। यरूशलेम में किसी भी मुल्क का सफारत खाना नहीं है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप आने वाले कुछ दिनों में इस बारे में ऐलान कर सकते हैं। वो इस फैसले के पाबंद है। उन्होंने कहा कि बात अब यह नहीं है कि क्या यह मामला होगा, बल्कि यह है कि कब होगा। अमेरिका ने 1995 में एक कानून मंजूर किया था, जिसके तहत 1999 तक अमेरिकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करना था, लेकिन इस कानून पर अमलावरी को हर 6 महीने बाद बढ़ा दिया जाता है। अमेरिका ने इस कानून को मुलतवी रखने की मौजूदा मुद्दत पीर को खत्म होने तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो सदर बनने के बाद अमेरिका का सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल कर देंगे। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओआईसी ने भी अल-कुद्स के तारीखी और कानूनी मौक़िफ़ में तब्दीली की कोशिशों की मजम्मत की। ओआईसी के मुस्तकिल नुमाइंदों की कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद एक बयान जारी करते हुए अमेरिका के इरादों पर तशवीश का इजहार किया गया। बयान में कहा गया कि यरूशलेम और फ़लस्तीन कॉज पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। कमेटी ने यरूशलेम की अरब और इस्लामी पहचान की हिफाजत पर जोर दिया।
अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने अमरीकी सफारतखाने की मुंतकली के कदम को खतरनाक बताया और वार्निंग दी कि पूरे खित्ते में इसके संगीन असरात पड़ सकते हैं। उन्होंने अरब हुकूमतों के डेलीगेट से कहा कि ऐसे कदम से न सिर्फ फलस्तीन की सूरत हाल बल्कि पूरी अरब और इस्लामी दुनिया मुतासर होगी। अबुल गैस ने अमरीका से कहा कि वो ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे मुकद्दस शहर की कानूनी और सियासी हैसियत बदलती हो। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका यरूशलेम को इसराइल के दारुल-हुकूमत की हैसियत से तस्लीम करेगा तो वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा कि ऐसा कदम मुसलमानों के लिए एक रेड लाइन है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। दुनिया के कई लीडर्स ने वार्निंग दी है कि इस कदम के बुरे असरात पड़ेंगे और खित्ते में तनाव में इजाफा होगा। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन ने ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि यरूशलेम के बारे में फैसला इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान अमन बातचीत में होना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि मिस्टर ट्रंप, यरूशलेम मुसलमानों के लिए एक रेड लाइन है। अगर ऐसा कदम उठाया गया तो तुर्की OIC चोटी कॉन्फ्रेंस बुलाएगा और यहूदी मुल्क के साथ ताल्लुकात तोड़ने की हद तक भी जा सकता है। सऊदी अरब ने अमेरिका के मंसूबों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसे कदम से इसराइल फलस्तीन मसले पर संगीन असरात पड़ेंगे। सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने वजारत खारजा के अहदेदार के हवाले से कहा कि ऐसे कदम से अमन के अमल को बहाल करने की कोशिशों में रुकावट पैदा होगी। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर खालिद बिन सलमान ने कहा कि फलस्तीन इसराइल मसले के हल से पहले बैतुल मक़दस के बारे में कोई भी ऐलान अमन के अमल के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के ऐलान से खित्ते में तनाव बढ़ेगा और अमन का अमल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका के इम्कानी कदम के संगीन नतीजों के खिलाफ खबरदार किया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि शुरू से ही यूरोपीय मुल्कों को ऐसे किसी भी कदम के असरात के ताल्लुक से तशवीश है और दुनिया के एक बड़े हिस्से के अवाम पर इसके संगीन असरात पड़ेंगे। बयान में कहा गया कि अमन के अमल को दोबारा शुरू करने की कोशिशें की जानी चाहिए और ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसी कोशिशें मुतासर होती हों। CIA के चीफ माइक पॉम्पियो ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि दोनों मुल्कों को एक मुश्तरका फौजी हेडक्वार्टर कायम करना चाहिए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नेशनल डिफेंस फोरम से खिताब करते हुए CIA चीफ ने कहा कि ईरान के साथ तनाव और खित्ते में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे की वजह से इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान फासले कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका फौजी हेडक्वार्टर बनाने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दिनों फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में फलस्तीन मसले के हल के लिए एक नया फार्मूला पेश किया गया। यह फार्मूला सऊदी अरब की तरफ से पेश किया गया जिसमें बैतुल मक़दस को फलस्तीनी दारुल हुकूमत बनाने के बजाय करीबी इलाके अबू देस को दारुल हुकूमत करार देने की तजवीज़ पेश की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिडल ईस्ट के लिए सदी की डील के मंसूबे में फलस्तीनी रियासत का एक नया नक्शा शामिल है। फलस्तीन अथॉरिटी के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने मान न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि इस मंसूबे के मुताबिक मगरबी किनारे के बहुत से इलाके इसराइल में शामिल किए जाएंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी को बाज़ मुतालबात छोड़ने पर माली फ़ायदे देने की पेशकश की गई है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इसराइल के साथ शर्मनाक ताल्लुकात रखने पर बाज़ अरब और मुस्लिम मुल्कों पर तनकीद की है। तेहरान में 31वीं आलमी इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते के बाज़ मुल्कों और मुस्लिम मुल्कों ने इंतहाई बेशर्मी के साथ इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात की तस्दीक की है। वो कह रहे हैं कि इस्लामी दुनिया को जिन हालात का सामना है उनमें ये एक तल्ख हकीकत है। रूहानी ने कहा कि माजी में बाज़ मुल्कों के ताल्लुकात खित्ते के दुश्मनों से थे और वो उनसे बातचीत करते थे और ताउन करते थे लेकिन तरदीद करते थे। उन्होंने खित्ते में सहीयूनियत और सरकश ताकतों की साजिशों का हवाला दिया और कहा कि ये बात साफ है कि इसराइल, अमेरिका और दूसरी ताकतों ने दहशतगर्द ग्रुपों को बनाया है और खित्ते के लोगों को एक दूसरे से लड़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इसराइल ने मुस्लिम मुल्कों में शियों और सुन्नियों के दरमियान इख्तलाफात को हवा दी है। ईरानी सदर ने कहा कि सीरिया में जल्द या देर से तमाम दहशतगर्दों का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इराकी कौम भी मुस्तकबिल में और ज़्यादा मुत्तहिद हो जाएगी। उन्होंने यमन के हालात का हवाला दिया और उम्मीद जाहिर की कि यमनी कौम आखिरकार फतेह हासिल करेगी और दुश्मनों से छुटकारा पाएगी। रूहानी ने कहा कि यमन के अवाम जारे ताकतों को अपनी कार्रवाइयों के लिए पछताने पर मजबूर करेंगे। साद हरीरी ने लेबनान के वज़ीर आज़म की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में सियासी जमातों के साथ एक सुलह के बाद बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा वापस लिया। साद हरीरी ने इस मौके पर कहा कि कैबिनेट ने उनकी तारीफ की है और उनका शुक्रिया अदा किया है।
जीसीसी मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस को अचानक मुख्तसर कर दिया गया है और वो चारशंबे के बजाय मंगल को ही खत्म हो गई। ये कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों की तरफ से कतर के साथ ताल्लुकात खत्म किए जाने के 6 महीने बाद हुई। यूएई ने ऐलान किया कि उसने जीसीसी से हटकर सऊदी अरब के साथ मिलकर एक अलग और नया मौशी और फौजी इत्तेहाद बनाया है। यूएई के इस ऐलान के बाद जीसीसी छोटी कॉन्फ्रेंस को जल्द खत्म करने की खबरें आई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए कुवैत सिटी पहुंचे, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के लीडर्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए। अमान की तरफ से सुल्तान काबूस बिन सईद की नुमाइंदगी एक आला ओहदेदार ने की, जबकि वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने सऊदी डेलीगेशन की क़यादत की। मौजूदा हालात में जीसीसी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान पैदा हो गया है और ऐसी क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि क्या जीसीसी इत्तेहाद टूट गया है। खलीजी मुल्कों की यह तंजीम 1981 में बनाई गई थी, जिसका मकसद अरब मुल्कों के दरमियान करीबी मुआशी, तिजारती और सियासी और सिक्योरिटी पार्टनरशिप था। अक्टूबर के महीने में कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा ने वार्निंग दी थी कि अगर कतर बहरान को हल नहीं किया गया तो जीसीसी टूट सकता है। समझा जा रहा है कि यमन के हालात का भी जीसीसी मीटिंग पर असर पड़ा। यूएई की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अनवर क़रख़ाश ने मीटिंग में हिस्सा लिया। सीरिया के होम शहर में एक बम हमले में कम से कम 7 सिविलियंस हलाक हो गए और 8 जख्मी हुए। अल अखबारिया टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दहशतगर्दों के स्लीपर सेल सरगर्म हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां उनका पीछा कर रही हैं। यह धमाका इन सेल्स की ही कारस्तानी हो सकती है। दुनिया भर से भी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। क्या जीसीसी टूट रही है? यूएई ने नया इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। कुवैत चोटी कॉन्फ्रेंस वक्त से पहले खत्म। शेख तमीम के सिवा दूसरे हुक्मरानों ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट में दावा। अरब लीग और ओआईसी की मीटिंग्स, यरूशलेम को इस्राएली दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ वार्निंग। तैयब एर्दोगान ने कहा यरूशलेम रेड लाइन है। इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने की धमकी। कई मुल्कों ने किया ट्रंप को खबरदार। सऊदी अरब और इसराइल मुश्तरका फौजी हेडक्वार्टर कायम करें। सीआईए चीफ ने दिया मशवरा, कहा फासले कम हुए हैं। हसन रूहानी ने इसराइल के साथ मुस्लिम मुल्कों के ताल्लुकात को शर्मनाक बताया। कहा यमनी जारे ताकतों को पछताने पर मजबूर करेंगे। अल-हुसी लीडर ने कहा सालेह की साजिश से यमन की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया था। हादी ने अवाम से कहा बागियों के खिलाफ उठ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड मुमकिन नहीं है। दिल्ली टेस्ट पर हिंदुस्तान का शिकंजा मजबूत। श्रीलंका ने 379 का पीछा करते हुए 31 पर 3 विकेट खो दिए।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पहले बात करते हैं यमन की। यमन में अल-हूसियों के अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर अब्दुल मलिक अल-हूसी ने कहा है कि साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह और उनके आदमियों की साजिश को नाकाम बना दिया गया है, जिनसे मुल्क की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि सालेह ने सऊदी जारहियत की मुखालफत करने के बाद अपना रास्ता तब्दील किया और जारे ताकतों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि सालेह की पॉलिसी में अचानक तब्दीली से सब हैरत में पड़ गए। अल-हूसी लीडर ने कहा कि सालेह की नई पॉलिसियों के बारे में मालूम होने के बाद हमने उनसे कहा था कि वो अपनी गलत और मुजरिमाना सरगर्मियां बंद कर दें और उनका रास्ता गलत है, लेकिन उन्होंने हमारी दरखास्त कबूल करने से इनकार कर दिया और अपनी गलत पॉलिसियों पर अमल करते रहे। उन्होंने दारुल हुकूमत की सड़कें बंद कर दी और वो दूसरे सूबों और शहरों में भी ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन उनकी साजिश को नाकाम बना दिया गया। अब्दुल मलिक अल-हूसी ने कहा कि यमन के मुसलमानों और उनकी मुजाहमत और अल-हूसी फाइटर्स के लिए उनकी ताईद वो वजह है जिसके जरिए जारे ताकतों की साजिश को नाकाम बनाया गया। सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका और उनके इत्तेहादियों की नाकामियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग काफ़ी गज़ब में हैं और उनका गुस्सा उन्हें ले डूबेगा। वो लोग जो भी करेंगे यमनी कौम उनका मुकाबला करेगी और चौकस रहेगी। उन्होंने कहा कि इन ताकतों को अली अब्दुल्ला सालेह की साजिश की नाकामी से सबक लेना चाहिए। उन्होंने यमन की सियासी ताकतों से कहा कि वो मुत्तहिद रहें और मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करें और दुश्मन की साजिशों को शिकस्त दें। उन्होंने कहा कि अंसारुल्लाह तहरीक अली अब्दुल्ला सालेह की जनरल पीपल्स कांग्रेस के अरकान को अपने भाई समझती है, जिनमें से कई ने जारे ताकतों के खिलाफ मुल्क की हिफाजत में मदद की है। अंसारुल्लाह तहरीक के अहम लीडर मोहम्मद अल-बुखैती ने कहा कि अली अब्दुल्ला सालेह सऊदी इत्तेहाद से मुकाबला करने में ईमानदार नहीं थे और वो खुफिया तौर पर रियाद के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने अली अब्दुल्ला सालेह के दौर को यमन की तारीख का सबसे बदतरीन दौर करार दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर मेजर जनरल अली मोहम्मद जाफरी ने कहा कि सऊदी हुकूमत पड़ोसी मुल्क यमन में बगावत की कोशिश में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि सऊदियों ने यमन के फाइटर्स और अंसारुल्लाह के खिलाफ बगावत की कोशिश की, लेकिन उनकी साजिश को शुरुआती मरहले में ही कुचल दिया गया। सीनियर कमांडर ने इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्कों का इस्तेहकाम तबाह कर रहा है। अमरीकियों के साथ मिलकर वो अमरीकी हुक्म पर मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं और इसराइलियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। जाफरी ने कहा कि अली अब्दुल्ला सालेह को इसलिए हलाक किया गया क्योंकि वो अल-हूसियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे थे। यमन के जिलावतन सदर मंसूर हादी ने मुल्क के अवाम से कहा कि वो अल-हूसियों के खिलाफ उठ खड़े हों। टेलीविजन पर खिताब करते हुए हादी ने कहा कि उनकी फौज ने दारुल हुकूमत सना को घेर लिया है और वो अल-हूसियों का सफाया करने के लिए की जाने वाली कोशिशों का साथ देंगे। हादी ने कहा कि यमन एक फैसला कुन मोड़ से गुजर रहा है और मसलकी लश्करों से निपटने के लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अली अब्दुल्ला सालेह ने कुछ दिन पहले सऊदी इत्तेहाद के साथ बातचीत की पेशकश की थी और पीर को अल-हूसियों ने उन्हें हलाक किया। उन्हें उस वक्त गोली मारकर हलाक किया गया जब वो एक काफिले में दारुल हुकूमत सना से फरार हो रहे थे। ये कार्रवाई सना से कोई 40 किलोमीटर दूर की गई। बताया गया कि अली अब्दुल्ला सालेह अपने आबाई गांव सिनहान फरार हो रहे थे। 75 साल अली अब्दुल्ला सालेह के साथ उनकी पार्टी के बाज सीनियर लीडर्स भी इस हमले में हलाक हुए। सालेह ने 30 साल से ज्यादा अरसे तक यमन पर हुकूमत की। उनका यह कौल बहुत मशहूर है कि यमन पर हुकूमत करना सांपों के सरों पर नाचने के बराबर है। 2011 में अरब इनकलाबात की लहर के दौरान अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ भी मुजाहरे शुरू हुए थे और उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया था। 2012 में सऊदी अरब की मुदाखलत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनकी जगह नायब सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी को सदर बनाया गया था, लेकिन जल्द ही अल-हूसियों को हादी हुकूमत से शिकायतें हो गई और उनके खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर अल-हूसियों ने कंट्रोल हासिल कर लिया था और हादी पहले अदन और फिर सऊदी अरब फरार हो गए थे। पिछले 2.5 साल से सऊदी अरब यमन में हमले कर रहा है। अल-हूसियों और सालेह की वफादार फोर्सेस इस लड़ाई में सऊदी इत्तेहाद से मिलकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक ये इत्तेहाद टूट गया था। हादी हुकूमत के एक तर्जुमान ने अली अब्दुल्ला सालेह की हलाकत के बाद कहा कि यमन की तारीख का सबसे अफसोसनाक दिन है। उन्होंने कहा कि अली अब्दुल्ला सालेह की हलाकत ईरान की ताईद रखने वाले अल-हूसी मिलिटेंट्स का एक और जुर्म है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने कहा कि यमन के दारुल हुकूमत सना में हालिया झड़पों में कम से कम 234 लोग हलाक हुए। रेड क्रॉस की तर्जुमान समीना बुल्तीफा ने कहा कि हमें 400 जख्मियों और 234 हलाकतों की खबर मिली है। अली अब्दुल्ला सालेह के बेटे ने इल्जाम लगाया कि अल-हूसियों ने धोखे से उनके वालिद को कत्ल किया। उन्होंने कहा कि ईरान को तबाह कर दिया जाएगा।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुस्लिम मुल्कों पर अमेरिका के सफर पर लगाई गई पाबंदियों को मंजूरी दे दी है। 6 मुस्लिम मुल्कों पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्म के जरिए पाबंदी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जजेस ने ट्रंप के ऑर्डर की तायद की, जबकि 2 ने मुखालफत की। अमेरिका की कई अदालतों में सफर की पाबंदियों से मुताल्लिक मुकदमे चल रहे हैं। जिन मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया और चाड शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर सुनवाई अगले साल 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भान और जस्टिस एस ए नजीर पर मुश्तमिल बेंच ने वकीलों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उस तारीख तक तमाम दस्तावेजात के तर्जुमे हो जाएं। इस मामले पर मंगल से रोजाना सुनवाई होने की खबर थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन दलीलों की मुखालफत की कि दस्तावेजात तैयार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में 2-1 के अक्सरियती फैसले से इस जमीन को 3 फरीकों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़े और रामलल्ला के दरमियान बांट दी थी। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 अपीलों पर सुनवाई हुई। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुकदमे का फैसला सबूतों की बुनियाद पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में वो आएगा, क्या होगा उससे पहले कोई तबसरा करना तो गैर वाजिब बात होगी। लेकिन सर बहुत लोग अरे टकटकी लगाने, टकटकी वो तो टकटकी क्या है, हम तो हैदराबाद में पख बोलते हैं, पख वो बोले दीजिए, टकटकी है क्या कहें, टकटकी 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 पे बोलेंगे क्या कहिए। कानून पे बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होगी, टकटकी तो बहुत करते हैं, ये तो काम है आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, टकटकी करना। इनको नौकरियों की फिक्र नहीं है, किसान जो मर रहा है उसकी फिक्र नहीं है, जो जीएसटी में बिजनेस बर्बाद हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का उसकी फिक्र नहीं है। मोदी को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी सरकार इन अहम मुद्दों पर नाकाम साबित हुई, इसे टकटकी कर रहे हैं, टकटकी कर रहे हैं बस। आप देश के बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे के आगाज के साथ ही अयोध्या में संतों ने हवन किया और इस मुकदमे में कामयाबी हासिल होने की उम्मीद जाहिर की। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस बलबीर सिंह चौहान ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड दस्तूर की खिलाफ वर्जी होगा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जस्टिस चौहान ने एक टीवी चैनल न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि पर्सनल लॉज कभी भी बदले नहीं जा सकते क्योंकि दस्तूर में उनकी हिफाजत की गई है। जब से मरकज में मोदी हुकूमत बनी है, बाज़ गोशों की तरफ से यकसा सिविल कोड के लिए मुहिम चलाई जा रही है। क्रिकेट, श्रीलंका के सामने दिल्ली टेस्ट जीतने के लिए 379 रन का निशाना है। इस टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका ने मैच के चौथे दिन खेल खत्म होने तक सिर्फ 31 रन पर 3 विकेट खो दिए। इस तरह हिंदुस्तान का शिकंजा काफी मजबूत हो गया है। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 5 विकेट पर 246 पर डिक्लेयर की। शिखर धवन ने 67 रन बनाए, जबकि चटेश्वर पुजारा ने 49 रन स्कोर किए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी 50-50 बनाए। श्रीलंका की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 373 पर आउट हो गई। रविचंद्रन अश्विन और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हिंदुस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 7 विकेट पर 536 पर डिक्लेयर की थी। 3 मैचों की इस सीरीज में हिंदुस्तान 1-0 से आगे है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्या जीसीसी टूट रही है? यूएई ने नया इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। कुवैत चोटी कॉन्फ्रेंस वक्त से पहले खत्म। शेख तमीम के सिवा दूसरे हुक्मरानों ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट में दावा। अरब लीग और ओआईसी की मीटिंग्स, यरूशलेम को इस्राएली दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ वार्निंग। तैयब एर्दोगान ने कहा यरूशलेम रेड लाइन है, इस्राएल के साथ ताल्लुकात तोड़ने की धमकी। कई मुल्कों ने किया ट्रंप को खबरदार। सऊदी अरब और इस्राएल मुश्तरका फौजी हेडक्वार्टर कायम करें। CIA चीफ ने दिया मशवरा, कहा फासले कम हुए हैं। हसन रूहानी ने इस्राएल के साथ मुस्लिम मुल्कों के ताल्लुकात को शर्मनाक बताया, कहा यमनी जारे ताकतों को पछताने पर मजबूर करेंगे।
अल-हुसी लीडर ने कहा सालेह की साजिश से यमन की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया था। हादी ने अवाम से कहा बागियों के खिलाफ उठ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड मुमकिन नहीं है। दिल्ली टेस्ट पर हिंदुस्तान का शिकंजा मजबूत। श्रीलंका ने 379 का पीछा करते हुए 31 पर 3 विकेट खो दिए। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।